जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिंदी साहित्य संबंधी जो पाठ्यक्रम में यूनिट 4 है, वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित यूनिट, उसमें सिद्धांत दिया गया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, मनोविश्लेषण शब्द जो है ये अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। इसके जो प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा जब मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा था, उस समय ये जो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, तो मानसिक रोगियों का जब इलाज कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि हम तह में जाएं, ऐसा क्यों होता है, लोग मानसिक रूप से रोगी कैसे हो सकते हैं, विक्षिप्त स्थिति के शिकार कैसे हो सकते हैं। तो उस समय वो स्नायविक विकारों के संबंध में उनका जो कॉन्सेप्ट आता है कि उनका व्यवहार कैसे चेंज होता है, यही मन का विश्लेषण करना, मन की परत दर परत को खोलना, वही मनोविश्लेषण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। तो उन्होंने जो समझा, जिस तरीके से समझा, उसको अलग अलग रूपों में इन्हें विभाजित करके समझाया है। फ्रायड ने इसके तह में ये पाया कि ये हाइप्नोटिज्म यानी सम्मोहन क्रिया अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं वो पुनर्जीवित हो उठते हैं। उसमें कामवृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन उन अनुभवों का मूल कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? शैशवीय दमित कामवृत्ति यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जिस पर वो पहुंचते हैं। अब हो सकता है कि इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं तो ये समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। हम इस तरीके से बताते हैं कि इनका मन विश्लेषण यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत के पीछे का तर्क ये है कि जब बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा जब शिशु जो इस दुनिया में जैसे ही कदम रखता है तो उसका आपने देखा होगा अपने माता पिता के प्रति कितना ज़्यादा लगाव होता है। तो वो बिल्कुल स्वच्छंद प्राणी, उसे नहीं पता, वो लोगों की तरफ धीरे धीरे क्या होता है, सम्मोहित होता है, उन्मुख होता है, लोगों से प्रेम करता है। और जैसे जैसे जब वो पढ़ता है, आपने भी ये चीज़ अपने ऊपर रिलाई किया होगा कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं और आपके अंदर समझदारी आती जाती है तो आपके ऊपर नैतिक और सामाजिक दबाव जो है वो हावी होते जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक बच्चा अपने माता पिता के साथ हमेशा रहता था, सोता खाता बैठता, पता लगा वो थोड़ा बड़ा हुआ, उनको अलग कमरे में कर दिया, माता पिता अलग है, तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो रहा है उस पर समझदारी का और समाज का नैतिक दबाव, ये प्रेशर पड़ने लगता है। वो बहुत सी चीज़ें कहना चाहता है अपने माता पिता से, अपने परिवारजन से, लेकिन नहीं कह पाता। तो ये सब चीज़ें जो उसके मन में कुंठाएं, कुछ ना कुछ जो चीज़ें आती हैं वो कहीं तो किसी तह में जाके दब जाती होंगी। बार बार किसी चीज़ को आप पुशअप कर रहे हो, वो धकेलते चले जा रहे हो, तो वो अंदर ही अंदर वो मनः रोग से उसको ग्रस्त कर देता है। इसी को इन्होंने समझाने का प्रयास अपने माध्यम से किया है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में, मन की विश्लेषण पद्धति के आधार पर। सिगमंड फ्रायड जब चिकित्सा शास्त्र में इसका प्रयोग करते हैं तो वो कहते हैं कि काव्य, कला, दर्शन, अर्थ, समाज विज्ञान आदि के रूप में ये मनोविश्लेषण की मान्यताओं के आधार पे कुछ इनके सिद्धांत हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम उपलब्धियां हासिल होती हैं उसके पीछे भी मानव की कामवृत्ति की अभिव्यंजनाएं होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये आप पा सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कभी कैसे बन जाता है, तो सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि हम भी कभी बन जाएं, क्यों ना हम उसकी तरह कविता करें। तो उसके मन में तो ऐसी कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं आती या वो काव्य कला उसके अंदर नहीं आता। दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गाने निकल आते हैं, काव्य कलाएं आती हैं। तो कहते हैं दमित वासनाओं का जो कुंठाओं का शिकार व्यक्ति जिस तरीके से जब उसके आचेतन से उसे निकलने का कोई रास्ता मिलता है तो वो निकल के आता है, वो श्रेष्ठतम उपलब्धियों के रूप में हमारे समक्ष आता है। उनके अनुसार मनुष्य जीवन में कुछ भी मूल्यवान और धार्मिक नहीं है, मनुष्य काम प्रवृत्ति के हाथों की कठपुतली मात्र है। फ्रायड उपचार गृह से दर्शन की ओर बढ़ते हैं तथा रोगियों का उपचार करते करते व्याधियों की जब मूल में जाते हैं तो उनको ये समझ में आता है अंतर्मन के विज्ञान में कि ये हमारे दिमाग का जो है ना पूरा स्ट्रक्चर वो 3 भागों में बटा है। वो 3 भाग कौन से हैं? एक तो हम कहते हैं कॉन्शियस यानी चेतन मन, कॉन्शियस जो हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ, ये कॉन्शियसनेस है, मतलब कि जो कुछ आपको ऊपर दिख रहा है, जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं उनके ही एग्जाम्पल के द्वारा कि आप समुद्र में देखिए, कोई शिलाखंड है,
शिलाखंड के ऊपरी भाग को तो आप देख रहे हैं, सब कुछ वो दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं है, पर उसके नीचे आप देखेंगे ना तो उस शिलाखंड का कितना बड़ा पार्ट उस पानी यानी समुद्र के नीचे थामे है, जिसकी आप पता भी नहीं लगा सकते। हमारे मन के परतों में भी बिल्कुल यही कंडीशन है। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको जो दिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो तो हमारे सामने है, पर उनके अलावा जो परत दर परत हमारे मन में क्या चीज़ें हैं उसका आप था भी नहीं लगा सकते। तो यही है कॉन्शियस यानी चेतन, दूसरा है अचेतन। लेकिन सबसे प्रबल जो है ये अचेतन वाला भाग है जो आपको नहीं दिख रहा है, और एक होता है प्री कॉन्शियस यानी पूर्व चेतन। इनमें चेतन की अपेक्षा जो अचेतन होता है बहुत ही प्रबल होता है। चेतन तो सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है, और जो अचेतन है वो सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतःस्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता है। जैसे एक एग्जाम्पल आज के युवा इसको रिलेट कर सकते हैं कि बहुत से लोग, किसी को ये होता, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, लेकिन हम उस अफेक्शन को लोगों के सामने प्रत्यक्षदर्शी बन के उसको, चाहे कोई कितना भी हितकारी हो, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हितकारी हो आपके लिए, वो सब बातें मानते हों, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात आती तो शायद ही आप उनके सामने ये चीज़ प्रस्तुत कर पाए। तो वो आपके अचेतन में जो प्रबल भावनाएं थी वो आपने क्या की, दबा दी, और वो दबता ही चला जा रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो ये आपके अनकॉन्शियस में सेव होता चला जा रहा है, वो कहीं पे ये नहीं कि आपने हटा दिया बिल्कुल। तो चेतन की अपेक्षा वो अचेतन ज़्यादा प्रबल होगा। चेतन में सक्रिय रह के आप सब कुछ अभिव्यक्त कर रहे हो। अचेतन सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त, उसके अभाव में मन के अंतःस्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता है। इन 3 स्तरों वाले इस मानस तंत्र को फ्रॉइड ने पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। उसे जो विभाजित किया है, इदम, अहम, अति अहम। इदम, इड, अहम, ईगो और सुपर ईगो। इनमें इदम जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। इदम क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यह रागों का पुंज है। यहाँ अतृप्त वासनाओं का अंधकार में कोश नजर आता है इदम में। जो अतृप्त, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई, उसका अंधकार कोश है इदम। और अहम क्या है? वो चेतन मन है, अहम, जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेत रहता है। और एक होता है सुपर ईगो, अति अहम, वो संचित जो सामाजिक मान्यता का प्रतीक है, जिसका काम आलोचना और अधीक्षण करना है। तो इसमें जो इदम है बेचारा, वो रागों का पुंज, वो तो अतृप्त वासनाएं हैं। तो फ्रायड के अनुसार जो काम क्या होता है, काम यानी ये जो काम है ये जीवन को मूल वृत्ति है, क्योंकि अचेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है वो मूलतः काम के चारों ओर ही केंद्रित है। काम को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। तो एक शब्द यहाँ पे आपको आता है लिबिडो का सिद्धांत। इन्होंने काम को ही लिबिडो कहा है। मानव का व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी कार्य व्यापारों के मूल में काम वृत्ति की ही प्रेरणा होती है। और ये कहते हैं कि आप इनके अलावा अगर देखिए जो मन में कलाएं फिर निकल के आती हैं, तो फ्रायड के अनुसार कला और अर्थ दोनों का उद्भव अचेतन मानस की जो संचित प्रेरणा और इच्छा से ही होता है। कोई रचनाकार सृजन कुछ करता है तो उसके पीछे भी मानसिक जीवन में यथार्थ और सुख की इच्छा के बीच जो संघर्ष होता है, उसका समाधान एक कलाकार कला के द्वारा ही प्रकट करता है। और कला बिल्कुल ऐसे ही नहीं निकल के आता। काव्य में तो कल्पना को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कवि के अंदर कल्पना ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए बैठे बैठे कभी दिवा स्वप्न देखने लगता है और कल्पना करके एक वास्तविक संसार जैसा कुछ रच देता है। तो वो कहते हैं कि फ्रायड ये भी जो मानसिक रोगी कोई व्यक्ति है, जो कल्पना चित्र सृष्टा व्यक्तियों का, स्नायविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह, 2 प्रकार के साहित्यकार हैं। एक तो वो है जो प्राचीन रचनाकार, वो पहले से कुछ सामग्री उसी को ग्रहण करके एक कुछ नया निकल के आता है, उसका वो होता है उसकी अतिरिक्त इच्छा या वासना उसी रचना के मूल में। तो ये इनके अनुसार है कि किस तरीके से जो है ये जो दमित वृत्तियां हैं वो कुछ जो संचित किए रहती है वो सबके सामने अलग रूप में जो है निकल के आती हैं। तो काम वृत्ति और उनका अचेतन रूप से दमन इन अनुभव का मूल कारण है। तो उन्होंने वही, हमने जो बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया उसी को कहते हैं शैशवीय दमित काम वृत्ति। जो बच्चा होता है वहीं से उसकी काम वृत्तियाँ जो है दमित होने लगती हैं, और जिस पर वे पहुँचे उन्होंने इस जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति से माना या शिशु के जन्म से ही क्रियाशील होती है, और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहार में इनडायरेक्टली दिखता है। इसके लिए वे लिबिडो शब्द का प्रयोग करते हैं। शैशव में मानस में केवल ईड ही विकसित होता है, दमन का प्रश्न ही नहीं होता।
हमने बताया ना कि बाल्य अवस्था में जितने बच्चा छोटा है वो कुछ भी करे उसका सब माफ़ है। तो बचपन में बच्चे की शैशव अवस्था में तो ईड ही विकसित है, दमन का कोई इच्छा का उसका मरने का प्रयास ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो अलग अलग प्रकार की इच्छाओं का आप दमन करते चल जाते हो, किंतु सामाजिक और राजनीतिक दबाव के अभाव में जैसे जैसे अहम आता है, सुपर ईगो आता है, विकास होने लगता है, तो आपकी काम इच्छाएं दमित होने लगती है। अचेतन मानस का निर्माण इन दमित इच्छाओं से होता है। शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, किंतु नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। फ्रॉयड के सिद्धांत में इंडिपस कुंठा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विशेष महत्व है, जो कि ग्रीक नायक इडिपस, जिसने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां से विवाह कर लिया था, के नाम पर है। तो ये इडिपस कुंठा जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे हैं फ्रायड, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि नायक जो ग्रीक का कोई था इडिपस, उसने जो है इन वृत्तियों पे अपने आप को लगाम नहीं दे पाया और अपनी मां से विवाह कर लिया, पिता को मार दिया था। फ्रायड के अनुसार ये दमित वासनाएं और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती रहती हैं, परंतु सुपर ईगो द्वारा निर्मित प्रतिरोध के कारण ये अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं हो पाती और कपट वेश में व्यक्त होती हैं। ये कपट रूप जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें ही हैं। आप कई बार ऐसे स्वप्न देखते होंगे जो आपको लगता भी नहीं होगा ये कैसे स्वप्न में आ गया। अधिक प्रबल होने पर कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं, जैसे हिस्टीरिया हो जाता, खंडित व्यक्तित्व हो जाता, अपराध भावना। मानव का छोटी से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण अथवा निष्प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन या प्रेरणा प्रमुखता कोई कामिच्छा होती है, जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा ही जान पाते हैं। फ्रायड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रायड के अनुसार अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है। साहित्य और कला का जन्म तब होता है जब दमित वासनाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं। साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड इन्हीं संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानते हैं। फ्रायड के सहयोगियों और शिष्यों में एडलर और युंग ने फ्रायड से असहमति रखकर कुछ भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब जैसे यहाँ पे अल्फ्रेड एडलर, जिनका 1870 से 1937 का समय है, ये जो एडलर के मनोविज्ञान में लिबिडो है अथवा काम वृत्ति है, उससे अधिक महत्व कहते हैं अहम को देते हैं। उनका मानना है कि फ्रायड जो कि काम वृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं काम वृत्ति को, इनके अनुसार ये इतना महत्व नहीं देते। काम वृत्ति के अलावा ये कहते हैं कि अहम की मांग भी मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण है। अहम जो है, एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है। आत्मस्थापन की काम वृत्ति नहीं जरूरी होती, ये एडलर कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फ्रायड क्या कहते हैं, एडलर क्या कहते हैं, युंग क्या कहते हैं। तो वो तो काम वृत्ति को ज़्यादा कहते हैं फ्रायड, एडलर आत्मस्थापन की प्रवृत्ति को। ये कहते हैं कि हीनत्व कुंठा मानसिक स्नायविक रोग का मूल कारण है। यानी कभी कभी ना मन में आता है कि हम हीन हैं, हम कमतर हैं, तो ये आत्मस्थापन की बात कि हम सब कुछ है, आत्मस्थापन, अपना भी कोई स्वाभिमान है। तो यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्मस्थापन को संतुष्टि नहीं मिल पाती और उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। और जो जुंग है, कार्ल जुंग, ये फ्रायड की इस मत से असहमत है कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति काम वृत्ति है। उन्होंने लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की काम वृत्ति, तो इन्होंने फ्रायड की काम वृत्ति और एडलर की आम स्थापन प्रवृत्ति दोनों को ही समन्वित किया और वह उसे जीवन का प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं, जो मानव के सभी व्यवहारों में दिखता भी है। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत युंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि उनके अनुसार व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहता है, दूसरे वे हैं जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। तो इन्होंने कहा जो पहले प्रकार का व्यक्ति है जिनका ध्यान और शक्ति सिर्फ अपने पर केंद्रित है, वो तो अंतर्मुखी व्यक्ति है, और जो दूसरे प्रकार का है जो सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होता है, वो कौन सा है, वो बहिर्मुखी है। जहाँ विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अंतर्मुखी व्यक्ति ज़्यादा भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और अव्यवहारिक होता, वहीं बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल, समाज प्रिय और क्रियाशील अधिक होता है। और देखिए मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव तो इस सिद्धांत का 20वीं सदी
का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर व्यापक प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में दादावाद 1916 ईस्वी, डाडावाद, अति यथार्थवाद जैसे आंदोलनों का मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली। नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर एक नई समझ विकसित हुई और स्वच्छंद विचारों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग इसने प्रशस्त किया। अंग्रेजी साहित्य में D.H. लॉरेंस एवं जेम्स जॉयस इनके प्रमुख लेखक थे। आलोचनात्मक प्रयोग के स्तर पर जेम्स द्वारा शेक्सपियर के हैमलेट की साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना हुई। यह साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना थी। हिंदी में आप ऐसे देखेंगे इलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र अज्ञे हैं, इन सब के द्वारा भी साहित्य पर इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे फ्राइड की जो सैसवी दमित कामवृत्ति, लिविडो को उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहा। इडिपस कुंठा के बारे में बताया। फ्राइड ये मानते हैं कि हमारी इच्छाओं का संबंध हमारे मन से है, क्योंकि ये हमारी ही इच्छाएं जो अच्छित रूप में दबी होती हैं, यहीं से उन इच्छाओं की पूर्ति की प्रेरणा मिलती है। तो अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, और हमने बताया कैसे अचेतन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अर्धचेतन तो हमारी दमित इच्छा कई बार यथार्थ संसार पर हम पर हावी भी होने का प्रयास करती हैं, किंतु जो हमारा सुपर ईगो है वो उसे पूर्ण ही नहीं होने पाता। जब कभी इन दमित इच्छाओं का ये लगता है कि हमारे ऊपर आ जाता है तो रोक नहीं पाता, तो लोग गलत कार्य कर देते हैं, खंडित व्यक्तित्व, हिस्टीरिया, इन सबसे पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा, फ्राइड के चेतन में हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देख लेने। जैसे हमने कहा कि एक हिमशिला देखिए, तो हिमालय की शिला वगैरह या जो भी है कि 3 भाग उसका जलमग्न है और 1 भाग ऊपर है, तो वो 3 भाग जलमग्न अचेतन हो गया और जो ऊपर है वो चेतन मन है। तो मन का बड़ा हिस्सा तो अचेतन में ही है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक गोडाउन है, गोदान जिसको गोडाउन जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो वहाँ पे बाहर तो आप देखिए बहुत ही व्यवस्थित है सब कुछ, और एक हमारा स्टोर रूम वगैरह हो कबाड़ खाने के टाइप में, वहाँ पे सारी, तो वो अचेतन मन में जो बिखरी हुई चीज़ें वो बिल्कुल वही स्थिति में है। तीसरे एग्जाम्पल में समुद्र का सारा जल अचेतन मन की ही इच्छा है और समुद्र में जो उठने वाली लहरें हैं वो चेतन मन है। लेकिन आपको ये एडलर का भी एकदम अहम को जो उन्होंने महत्व दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में अहम स्थापन क्यों जरूरी होता है। एडलर के अनुसार मानसिक जीवन की मुख्य समस्या अहम स्थापन की इच्छा है कि हम भी कुछ हैं, अपने जीवन के यथार्थ बोध की समस्या है। और इन्होंने ये भी कहा कि समाज है, व्यवसाय तथा विवाह, इन 3 जीवन के क्षेत्रों में ये इच्छा अभिव्यक्ति भी होती है। आत्मस्थापन का सिद्धांत जब भी कभी आए तो ये ध्यान रखिए वो एडलर का है। आत्मस्थापन के सिद्धांत के अनुसार मानसिक स्नायविक रोग का मूल कारण ही है हीनत्व कुंठा, यथार्थ से संघर्ष के कारण ऐसा होता है। एडलर के अनुसार व्यक्ति संसार में कमजोर, महत्वहीन और असहाय रूप में अपने आप को पाता है। प्रकृति से लड़ने और भोजन, वस्त्र तथा शरण के लिए वो अपने बड़ों पर अवलंबित होता है। दूसरी ओर वो ये देखता है कि उसके बड़ों के पास तो ज़्यादा पावर है, वो तो विश्व के प्रति ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और जैसे चाहते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी बच्चे नहीं ऐसा कॉपी करते रहते तो उन्हें लगता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत ही पावरफुल है, उसके पास इतनी पावर नहीं है। बड़े लोग हैं वो डांट भी दे रहे हैं, वो कितने पावरफुल हैं। तो वही कह रहे हैं कि फिर उसको लगता है कि हम भी जल्दी बड़े हो जाएं और ऐसा पावरफुल हम भी हो जाएं, हम लोगों पे राज जो है जमाएं अपना, इस टाइप में ऐसा भाव नहीं आता। तो वही कह रहे हैं कि वो दूसरों को जब देखता है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उसे लगता है कि यार हमारे अंदर भी ये सब हो, हम तो हीन हैं। मतलब अपने अंदर वो हीन भावना कि हमको तो ये सब आता ही नहीं है, और वो अपनी हीनता की पूर्ति के लिए वह समाज में स्वयं का एक व्यक्तित्व समाज में स्थापित करना चाहता है। वह दूसरों का ध्यान और प्रशंसा पाने की लगातार चेष्टा करता। ये सब स्कूल वाले बच्चों में आप देखिए, क्लास में अपनी मैम सर के सामने कोई भी बच्चा अपने को ये दिखाएगा कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके मन में ये आता है कि काश मैं ये क्वेश्चन का फर्स्ट मतलब सबसे जल्दी जवाब दे पाता, और नहीं दे पाता तो उसको लगता है यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है, जो ये है या और बच्चे उनको सब आता है, तो सोचता है मैं अपने क्लास में अपना क्या कैसे स्थापित करूं। तो एडलर की बिल्कुल भी ये जो चीज़ें हैं कि आत्मस्थापन का सिद्धांत यही कह रहा है कि वो दूसरों का ध्यान और प्रशंसा पाने की लगातार चेष्टा करता है। जिन वातावरण से उसको कोई उत्तर नहीं मिलता तब वो कल्पना की शरण लेता है और अपने कल्पना लोक में वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। इस प्रकार हीन भावना की यह अनुभूति बच्चों में
प्रयत्न को जन्म देने वाली एक प्रेरक शक्ति होती है। बच्चा अपनी हीनता की क्षतिपूर्ति के लिए जिन मार्गों को अख्तियार करता है वे उसके लक्ष्यों को निश्चय करते हैं और जो उसके वयस्क जीवन के समस्त व्यापारों का निर्देश करते हैं। बचपन की हीन भावनाओं की भिन्नताओं के कारण ही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। इन भावनाओं का उदय बचपन के भिन्न भिन्न कारणों की अलग अलग परिस्थितियों में होता है। अनुचित प्रेम हो, विषम परिस्थिति हो, आंगिक हिंसा हो, प्रथम संतान या अंतिम संतान, ये सभी चीजें हैं। और युंग जो कहते हैं कि फ्रायड ने जो काम और व्यक्ति की दमित भावनाओं को तथा एडलर ने अहम को सिद्धांत दिया, हम दोनों को एक साथ रखते हैं। वो कहते हैं कि फ्रायड की इस मत का विरोध किया कि काम जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति है, ये जरूरी सही नहीं है। उन्होंने लिबिडो को व्यापक अर्थ देने के लिए कहा कि काम जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति है जो आपको ये प्रेरित करती है कि बढ़ो जीवन में, जो मानव के सभी व्यवहारों में तो व्यक्त होती है। ये वो पावर है जो विकास क्रिया तथा जनन में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने माना कि मानव मुख्य रूप से ऐषणात्रय यानी कि पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा की पूर्ति करना चाहता है, यही उसका लक्ष्य है। मनुष्य जीना चाहता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इस कारण वह सामाजिक कार्य करता है, साथ ही कला का सृजन भी करता है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रायड का सिद्धांत जो है काम वृत्ति का, एडलर का अंतर्मुखी जो उनका खुद का आत्मस्थापन का सिद्धांत है और जो युंग का है, दोनों को मिला के जो उन्होंने बीच का रास्ता बताया है सिद्धांतों में, ऐषणात्रयी का सिद्धांत, यानी ऐषणात्रयी में यही कि अलग अलग ऐषणाई इच्छाएं होती हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मनोविश्लेषण का सिद्धांत थोड़ा ट्रिकी वे में है, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा समझने में, लेकिन बहुत ही जैसे बच्चों का एग्जाम्पल दे दे के समझाया। ये ऐसा है कि जब आप अपने पे लेंगे तो ये आपको बहुत ही आराम से ये समझ में आएगा, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा, आंसर करेंगे। और टेलीग्राम से टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से जो है आप जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।